अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इसरो वर्सेस नासा। बहुत तरक्की हो गई इसरो की। तो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठे। लेट्स स्टार्ट। वीडियो टाइटल है इसरो वर्सेस नासा, द हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ स्पेस रेस। ध्रुव राठे। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 साल गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था। ये दोनों देश 2 सुपर पावर्स की तरह उभर कर आए थे वॉर के बाद, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। इनके बीच भारी राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस समय में दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए ये दोनों देश एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट करने लग रहे थे। एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, अमेरिका से सोवियत यूनियन पर या सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। इन आईसीबीएम्स को इतने लंबे डिस्टेंस कवर करने के लिए बेसिकली बाहर की स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना पड़ता। तो दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सकता है, तो उस देश के पास हथियारों के मामले में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि कौन पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया प्लान कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे स्पेस में। To share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space. इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद सोवियत यूनियन ने कहा कि वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गया। उन्होंने इतिहास रच दिया स्पुतनिक को लॉन्च करके, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। The Soviet Union has launched the world's first satellite, Sputnik. एक महीने बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजी, स्पुतनिक 2। इस बार इस सैटेलाइट के अंदर पहली बार एक लिविंग क्रीचर था, एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। अमेरिका ने कैचअप किया जनवरी 1958 में, जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर 1। इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन इतना भयंकर था, मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बड़ी तेजी से देखने को मिला। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर्ड फील होने लगे इस स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स को देखकर। स्पेशली स्पुतनिक की लॉन्च के बाद साल 1957 में इन्होंने रियलाइज किया कि एक देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, और कुछ इस तरीके से जन्म होता है दोस्तों इसरो का। Is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in orbit. शुरुआत में इसरो का नाम होता है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और यही रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते हैं। यही कारण है कि ऐसी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रॉकेट के पार्ट्स को साइक्लो पर और बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इनकोस्पार को किसी दूर के एक गांव में एक पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पर बेंगलुरु में किसी एक टॉयलेट को रीपर्पस किया गया एज अ सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। नवंबर 1963 में इनकोस्पार के एस्टैब्लिश होने के सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए। अर्थ की एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, नासा से सीख मिली, और फिर हमने बनाया अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट। इसे नाम दिया गया था रोहिणी 75।
और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनकोस्पार को रीनेम कर दिया जाता है इसरो, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई कमिटी नहीं थी, ये अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए। एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप के अंडर इसरो के साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। साल 1975 में जाकर इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। Country's first satellite, Aryabhat, was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते इस मुकाम को देखने के लिए। उनका देहांत साल 1971 में ही हो जाता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन उनके बाद अगले इसरो चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट। वैसे ये जो पहली सैटेलाइट की लॉन्च थी ये की गई थी सोवियत यूनियन से। इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद ली थी क्योंकि इंडिया और सोवियत के बीच में एक एग्रीमेंट हुई। लेकिन आने वाले दशक में 1980s में नए रिकॉर्ड्स टूटते हैं। इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में, तो बाकी देशों पर अब रिलाय करने की जरूरत नहीं सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए। और इसके बाद इसरो कई और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर काम करता है, जैसे कि ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए। साल 1983 में इसरो एक बार फिर से नासा की मदद लेता है इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, बेसिकली एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाता है, जिनका मकसद है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करी जा सकती थी, वेदर की फोरकास्टिंग करी जा सकती थी, कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है, कोई टोर्नेडो आ रहा है कहीं पर, पहले ही वार्निंग दी जा सकती थी इन सैटेलाइट्स की मदद से। इंटरेस्टिंग चीज ये थी देखनी, जहां एक तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे, इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसीज की मदद ली। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा, एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट, पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये एक्चुअली में सोवियत यूनियन के रॉकेट सोयूज T-11 में बैठकर स्पेस में गए थे। 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकोस्मोस प्रोग्राम। वैसे ऐसी यूजफुल खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एक चीज मैं कहूंगा कि न्यूज चैनल्स पर मत रिलाय करा करो, अखबार पढ़ा करो। अखबार पढ़ना एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने के लिए डेली। न्यूज चैनल्स पर जब कभी कोई खबर दिखाई जाती है तो उसे 1 घंटे के टाइम स्लॉट को फिल इन करने के लिए खबर को खींचना पड़ता है, उस पर फालतू की डिस्कशंस करनी पड़ती है, हल्ला मचाना पड़ता है अटेंशन बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ अखबारों में जितनी बड़ी खबर है, जितना कुछ कहने को है, उतना ही बड़ा आर्टिकल लिखा जाता है। और लिखते वक्त आर्टिकल्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे कि क्वालिटी आती है। ये मैं जनरली हर टाइप के अखबार के लिए कह रहा हूं, लेकिन एक अखबार जो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा, आप ट्राई कीजिए, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। स्पेशली इनका नया इनिशिएटिव द टाइम्स ऑफ अ बेटर इंडिया। ये फोकस करता है इंडिया की सक्सेस स्टोरीज पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करके देख सकते हैं। अगले 2 दशकों में इसरो की गति और तेजी से बढ़ती है। साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, इंडिया का पहला मिशन चांद पर जाने वाला। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3। ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दुनिया को पता लगता है कि इसरो भी यहाँ पर क्या करके दिखा सकता है। और जब तक 2013 में इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है और इंडिया इतिहास में पहला देश बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। 3, 2, 1, 0, +1, 2, इसरो को एज अ स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगता है। इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगता है। ये मार्स मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। इंडिया चौथा देश था सिर्फ ऑर्बिट में जाने वाला मार्स के, और हमने एक कर दिखाया था सिर्फ $74 मिलियन की कॉस्ट में, जो कि बहुत कम कॉस्ट होती है। जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शियन,
उस फिल्म का बजट ही इंडिया के मिशन के बजट से ज्यादा था। $108 मिलियन उस पर स्पेंड किए गए थे वर्सेस 74 मिलियन यहाँ पर। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में यहाँ पर उठता है, इसरो की ये बड़ी अचीवमेंट्स नासा के सामने कितनी फिट बैठती है? क्या इसरो नासा की बराबरी कर सकता है? अब नासा की स्थापना दोस्तों सिर्फ 4 साल पहले करी गई थी इसरो से, साल 1958 में। लेकिन तब से लेकर अब तक नासा ने 1000 से ज्यादा अनमैन्ड मिशंस और करीब 245 मिशंस लॉन्च किए हैं आउटर स्पेस में। इनमें से सबसे बड़ा था साल 1969 में, जब पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया। Kennedy decides the way to beat the Soviets is to put a man on the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी बन गए चांद पर कदम रखने वाले अपोलो 11 के मिशन में। अमेरिका आज के दिन इकलौता देश है जिसने इंसानों को चांद के सरफेस पर लैंड कराया। इसके अलावा इनका केपलर स्पेस टेलीस्कोप जिसने हजारों एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, यानी वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। नासा की मदद से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं स्पेस में। फिर नासा ने मार्स के सरफेस तक पर भी रोवर्स भेजे हैं, जैसे कि 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स की जमीन पर लैंड किया और पानी का पहला एविडेंस पाया कि मार्स पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। और हाल ही का जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिस पर मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हैं, अब जाकर देख सकते हैं, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही नई चीजें जिसकी वजह से हमें पता चली है, ये भी नासा ने ही लॉन्च की। तो क्या कारण है एक्चुअली में कि नासा बाकी स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में इतना आगे है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो दोस्तों वही है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। नासा को साल 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था सोवियत यूनियन के रिस्पॉन्स में। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. सोवियत यूनियन जब इस रेस में दौड़कर आगे निकल गया, जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, तब अमेरिका को लगा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी सिविलियन कैपेसिटी में एक अपना स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं। इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फियर्स कंपटीशन था कि इतनी ज्यादा इनोवेशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा दूसरा कारण है नासा के गोल्स। नासा के गोल्स अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनका बेसिकली मकसद है मैनकाइंड की नॉलेज को इंक्रीज करना और इंसानों की प्रेजेंस स्पेस में बढ़ाना। इसे आप इसरो से कंपेयर करो तो इसरो को एक्चुअली में किसी देश से कंपीट करने के लिए नहीं बनाया गया था। इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ कोई जंग नहीं चल रही थी कि इंडिया को मजबूरी में आकर, प्रेशर में आकर इसरो डेवलप करना पड़ा। इसरो का मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना देश के सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि इनके मिशन काफी सिमिलर है, लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो नासा का शुरू से ही रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपोलो 11 का मिशन इसलिए किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे। वो पहला देश बनना चाहते थे जो एक्चुअली में किसी को चांद पर भेजे। वो दिखावे के मामले में एक ज्यादा बड़ी सुपर पावर बनना चाहते थे। यहाँ पर एक रेस चलने लग रही थी। दूसरी तरफ इसरो ने ऐसी चीजों में फोकस किया जिससे देश को भला हो, जैसे कि एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क बिछाया जा सके जिससे टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग हो सके, वेदर फोरकास्टिंग करी जा सके। हालांकि जो बाद के मिशंस थे इसरो के, जैसे कि चंद्रयान या मंगलयान, वो एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठते हैं, लेकिन शुरुआत में इसरो का फोकस उन चीजों पर इतना नहीं था। इसके अलावा एक तीसरा कारण आ जाता है दोनों एजेंसीज का बजट। नासा का पूरे साल का बजट है अराउंड $24 बिलियन। इसे कंपेयर करो इंडिया में डीओएस के बजट से, जिसे $1.7 बिलियन मिलते हैं एक साल के। और डीओएस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो इसरो को उस $1.7 बिलियन का कुछ पोर्शन ही मिल पाता है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए यहाँ पर नासा का बजट 20 गुना ज्यादा है इसरो के कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है, नासा के पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए और एम्बिशियस और एक्सपेरिमेंटल मिशंस पर। इसी की मदद से वो रोवर्स भेज पाते हैं मार्स पर, जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर मिशन भेज पाते हैं, एस्ट्रॉइड्स तक पर भी वो स्पेसक्राफ्ट्स भेज पाते हैं। इसरो अपना ज्यादातर बजट एक्चुअली में स्पेंड करता है नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, स्पेस व्हीकल्स की कंस्ट्रक्शन में, ग्राउंड स्टेशंस और जो नेसेसरी स्पेस मिशंस हैं सिर्फ उन्हें ही कंडक्ट किया जाता है। इतना ज्यादा पैसा बचता नहीं है ज्यादा मिशंस करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि इतने सालों बाद नासा का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा बेहतर है इसरो के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ चीजें यहां पर जरूर हैं जहां पर इसरो नासा से आगे है, जैसे कि एफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, साल 2005 में नासा ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया था स्टीरियो, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी $550 मिलियन उस समय पर।
आज के दिन इसरो का आगे प्लान है कि एक सिमिलर सा सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा, आदित्य L1, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ $55 मिलियन, वो भी आज की इकोनॉमी में। तो इमेजिन कर सकते हो 1/10 कॉस्ट पर सेम मिशन किया जा रहा है। सिमिलरली नासा ने 2 मिशंस प्लान किए हैं वीनस प्लैनेट पर आने वाले टाइम में। एक होगा इनका वेरिटास मिशन, जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और एक होगा दाविंसी मिशन, जिसे साल 2029 में लॉन्च किया जाएगा। टोटल कंबाइंड कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है $1 बिलियन। दूसरी तरफ इसरो ने अपना शुक्रयान 1 मिशन प्लान किया है, जो वीनस पर जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग ये 2025 में किया जाएगा, यानी कि नासा से पहले किया जाएगा, और कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है 62 मिलियन से लेकर $125 मिलियन के बीच में। फिर से 1/10 कॉस्ट पर किया जाएगा। ऑब्वियसली इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हाल ही का मार्स मिशन, जो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में किया गया था। आने वाले टाइम में इसरो के 3 मिशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला गगनयान, दूसरा आदित्य L1 और तीसरा चंद्रयान 3। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन तीनों को अगले साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होगा गगनयान मिशन, क्योंकि ये देश के इतिहास में सबसे पहला मैन्ड मिशन होगा टू स्पेस। आज तक इसरो ने कभी भी इंसानों को स्पेस में नहीं भेजा। ये गगनयान पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा। इसरो 3 लोगों के क्रू को स्पेसक्राफ्ट में भेजेगा। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बाहर चक्कर लगाएगा 5 से 7 दिन तक एट अ हाइट ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। इस मिशन के लिए बजट रखा गया है 9,000 करोड़ से ज्यादा का, और ऑलमोस्ट सारी चीजें इस मिशन की इंडिया में ही डेवलप करी जाएंगी। जो भी लॉन्च व्हीकल होगा, स्पेसक्राफ्ट होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, क्रू एस्केप सिस्टम होगा, सब कुछ इंडिया के अंदर डेवलप किया जा रहा है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। बस एक एस्पेक्ट है इस मिशन का जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत होगी, और वो है एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस सूट्स होंगे और एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किया जाएगा रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की मदद से। 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है रशियन स्पेस एजेंसी में। इसके अलावा कुछ फ्लाइट फिजिशियंस और कम्युनिकेशन की जो टीम होगी वो फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ ट्रेनिंग कर रही है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यानी CNES। अगर इंडिया ये मिशन करने में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा दुनिया का जिसने अपनी कैपेसिटी में एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा। अभी तक ये सिर्फ 3 देशों ने किया है, USA, रशिया और चाइना। और जैसा मैंने बताया, राकेश शर्मा अभी तक इकलौते इंडियन सिटीजन है जो स्पेस में गए हैं। तो एक सक्सेसफुल गगनयान मिशन का मतलब हुआ कि ये भी चीज अब बदल जाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का जन्म एक्चुअली में इंडिया में ही हुआ था, करनाल में। वो इंडियन ओरिजिन जरूर थी लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं थी जब वो स्पेस में गई थी, तो टेक्निकली उन्हें अमेरिकन ही कंसिडर किया जा सकता है। अब गगनयान मिशन के भी 3 फेजेस हैं। पहली जो 2 फेजेस हैं, गगनयान 1 और गगनयान 2, ये दोनों अनमैन्ड मिशंस होंगे, यानी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाएगा जिसमें कोई इंसान नहीं होंगे, सेफ्टी टेस्ट करने के लिए। ये जो 2 टेस्ट फ्लाइट्स हैं ये अगले साल से ही देखने को मिलेंगी हमें, और इसके बाद जो फाइनल मैन्ड मिशन है जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे ये होगा साल 2024 में। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आदित्य L1 एक और इंपॉर्टेंट मिशन जिसे लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में। ये इंडिया का पहला मिशन होगा जो सूरज को स्टडी करेगा। इसके लिए कॉस्ट रखी गई है अराउंड 378 करोड़ रुपीस। और फिर होगा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, जो कि तीसरा मिशन होगा मून पर। 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था जिसने लैंड करने की कोशिश करी थी, लेकिन लैंडर जो था उसका, विक्रम लैंडर जिसका नाम था, वो मैल फंक्शन कर गया था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और ये लैंडर क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 फिर से यही चीज अटेम्प्ट करेगा और एक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा मून के साउथ पोल पर। इसके अलावा टाइम में आगे जाएं तो कई और मिशंस प्लान किए गए हैं इसरो के द्वारा, जैसे कि शुक्रयान 1 जो वीनस पर जाएगा, साल 2024 में किया जाएगा ये, और कई स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके ये किया जाएगा। फिर प्लान किया गया है कि एक लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किया जाएगा जापानीज एरोस्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें साल 2025 में एक लैंडर और रोवर भेजेंगे मून पर साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ एक मंगलयान 2 मिशन भी प्लान किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में अगर सबसे एम्बिशियस प्लान की बात करें तो इसरो का प्लान है कि साल 2030 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन हो स्पेस में। ये चीज फॉर्मर इसरो चेयरमैन के सिवन ने अनाउंस करी थी साल 2019 में। यहाँ पर एक चीज तो पक्की है कि वो जो जमाना था सोवियत यूनियन और अमेरिका जब एक समय पर रेस किया करते थे स्पेस में जाने के लिए, जबरदस्त कंपटीशन का जो जमाना था वो खत्म हो चुका है। आज का जमाना कोई इसरो वर्सेस नासा या इसरो वर्सेस कोई और स्पेस एजेंसी का नहीं है, बल्कि ये टाइम है इसरो प्लस नासा या इसरो प्लस बाकी स्पेस एजेंसीज का।
आज के दिन ज्यादातर देश एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते, कंपीट नहीं करना चाहते, बल्कि कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि साथ में मिलकर काम करने से ही जब एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज शेयर करी जाएंगी, पैसे बचाने के आइडियाज शेयर किए जाएंगे, मिलकर काम किया जाएगा, तभी तो हमें सही मायनों में इंसानों के लिए प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, किसी एक या दूसरे देश के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। और उम्मीद है कि जिस इंडियन इकोसिस्टम ने इसरो की ग्रोथ को सपोर्ट किया है और साइंटिस्ट को एम्पावर किया है इसरो को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, हम उसी तरीके से इसरो का सपोर्ट आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। वैसे जो कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी उसकी भी एक हैप्पी एंडिंग है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जरूर एक दूसरे से कंपीट करके शुरुआत करी थी, लेकिन जुलाई 1975 तक अमेरिका और यूएसएसआर भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लग गए थे स्पेस के मामले में। और 1975 ही वो साल बताया जाता है दोस्तों जब ये स्पेस रेस खत्म हुई। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के अगेंस्ट भागना बंद किया और साथ में मिलकर ये दौड़े। वीडियो पसंद आया, आप और वीडियोस देख सकते हैं मेरे जो मैंने स्पेस के ऊपर बनाए थे, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या टाइम ट्रैवल। यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा थोड़ी सी उलझ गया। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका जिक्र? मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में बहुत कुछ था बताने के लिए, बहुत सारी डिटेल्स थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अब्दुल कलाम पे जाते तो फिर उनकी कोशिशें, उनकी काविशें, उनका जो एक एजाज़ है, उन्होंने जो नाम बनाया है, तो फिर उस पर भी जिक्र करना ही सब्जेक्ट जबकि मतलब जिक्र हो सकता था, लेकिन सब्जेक्ट एक अलग था। नहीं, सब्जेक्ट कि नासा और इसरो ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो थी। लेकिन सब्जेक्ट इस तरफ था ना, नासा की तरफ था, इसरो थोड़ा सा जिक्र कर भी देते हैं, पर शॉर्ट वीडियो होती तो मैंने सोचा कि अच्छा ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी हमें नॉलेज मिली कि किसी ज़माने में ये एक था, हमने वो जो अच्छा ये जंग स्टार्ट हुई है, या ये कह लें कि स्पेस में जो एक तहकीक या डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 1955 से हुई है। किसी भी वजह कोई भी रही हो, बहाना कोई भी हुआ हो, असल में या एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने के लिए किया गया हो, लेकिन अब तो सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करी, कोलैबोरेशन के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा साथ साथ इंडिया की जो इसरो है उन्होंने मतलब अपनी तरक्की, अपने देश की तरक्की, अपने नागरिकों का बेनिफिट देखा जाए, ये एक बहुत बड़ी, उनको किसी ने कहा, चले बिल्कुल सही कहा इन्होंने ध्रुव राठी ने इस वीडियो में कि जी इंडिया जो, तो मैं यही कह रही थी कि उसको कॉम्पिटेट के लिए बनाया गया था, जबकि इसरो मैं ही कहूँ कि अपनी मदद आपके तहत आ गया है, उन्होंने खुद करी बहुत सारी तहकीकात। कितनी ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई, कितनी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई कि साइकिल पे वो लोग लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इंडिया हॉलीवुड की जो फिल्म का बजट है वो उनके रियल प्रोजेक्ट उससे कम बजट में, मतलब कमाल कमाल कमाल। और $5 मिलियन और मूवी का, और इनका $74 मिलियन। और आज तक ये इसरो का एक वो रहा है कि हर चीज़ बहुत ही कम बजट में, हर चीज़ बहुत ही लिमिटेड उसमें और एफिशिएंसी के साथ। बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ की कारकर्दगी अच्छी ना हो, ऐसा नहीं है कि वो चिप बना रहे हैं या इन बजट बना रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नहीं जी। वो जो तहकीकात है या जिस भी फील्ड में जाकर वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में जाकर वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो 100% हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात कि अब जो दोनों कंट्री हैं रशिया और अमेरिका इस मामले में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें एक सीख मिलती है। हमने एक चीज़ मुझे जो मतलब अच्छी लगी, तो आप ये नोट करें कि किसी वक्त में, किसी ज़माने में किसी दो देशों के दरमियान में कोई मसला होता है, लेकिन आने वाले वक्त में मतलब अपनी ही गलतियों, देखिए मैं हूँ, इंसान हूँ, आप हैं, हज़ारों लोग हैं, हर इंसान 10 साल पहले कुछ कर रहा होता है, 5 साल बाद उस पर हंसता भी है, अरे यार मैंने ये किया था, अरे यार ये तो मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी, अरे मैं ये करता था, मैं ये सोचता था। आने वाले वक्त में आने वाले हालात कुछ और हो जाते हैं, आने वाले हालात आप माहौल चेंज कर देते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब हमारा मामला इंडिया के साथ जो है, मैं उसको सोच रहा था कि हम वहीं पर अभी तक खड़े हुए हैं, उसी चीज़ को लेके, उसी एक नाराज़गी को लेके, उसी वो एक मामलात को लेके हमारे मामलात अभी तक सीधे नहीं हो रहे, हमारे मामलात अभी तरक्की की तरफ। सबसे पहले आवाम को तो बेनिफिट देखें, उन्होंने यही देखा कि हम इस दौड़ में लगे रहेंगे तो सारा पैसा इंसानियत के लिए काम। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा इन्हीं की वीडियो थी, ध्रुव राठी की, इन्होंने बताया था
कि सबसे पहला इंसान जो चांद पर गया था, हमने उस पर रिएक्शन दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो वाकई गए थे या ये सब फेक है। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी है कि ये एक वीडियो बनाई गई है कोरोना, हाँ। तो इन्होंने भी पूरी इस पर वीडियो बनाई। तो उसमें इन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि जब बड़ा पैसा खर्च हो रहा था अमेरिका का, रशिया का इन कामों में अपने आप को ऊपर लाने में, तो बाकायदा विरोध होते थे कंट्री में कि मतलब जो सदर जो है अमेरिका के इस पे ज़्यादा खर्च करते थे, तो उसको बाकायदा टारगेट किया गया कि भाई आप इस पे पूरा आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हो, हमारा पैसा है। देखिए जो भी पैसा कोई भी गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में लगाती है होता तो आवाम का ही है। उसमें बाकायदा प्रोटेस्ट हुए, बाकायदा चीज़ें हुई कि भाई ये क्यों कर रहे हो। तो अब आने वाले वक्त में उन्होंने इस चीज़ को समझा और बाकायदा इंसानियत की फलाह के लिए, आगे ज़िंदगी दुनिया को तरक्की देने के लिए उन्होंने काम शुरू किया है, जबकि इसरो पहले दिन से यही कर रहा था। अच्छा, इसरो ने भी कॉलब्रेट किया, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट इसने मतलब अपनी मदद आपके तहत भी किए। जैसे कि अभी हमें फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। गगनयान हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य हो गया। तो ये अपने आप मैं एक प्रोजेक्ट जो देख रही थी और जिसके बारे में वो डिटेल बता रहे थे और ब्रीफ कर रहे थे, मैं कही कि अपने आप में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये। अच्छा, जो ये 24 में 25 में लॉन्च कर देंगे। हाँ, लॉन्च करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो उन्होंने नहीं बनाई थी शुरू में, क्योंकि मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ बनाई, उसे कहीं भेजना है। हाँ। भेजने के लिए लोग हैं, तो फिलहाल यार इनको किराए पे ले लेते हैं या इनके साथ कुछ मुआहदा कर लेते हैं, हम वो चीज़ बना लेते हैं, वो वहाँ भेजते हैं, उससे फिर हमें। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि रशिया का कोलैबोरेशन है साथ में, तो मुझे लगा चीज़ें बनवाई होंगी, रोवर हो गया, लैंडर हो गया, इसके अंदर कुछ मतलब उन्होंने सजेस्ट किया होगा, कुछ हेल्प की होगी इंडियंस की। लेकिन मैं हैरान हो गई कि उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनकी ड्रेसेस के लिए, लास्ट वाले के लिए ना। हाँ, और दूसरी बात उनको रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात इनको तो एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ जाकर मून पर जाकर, तो उन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा सिर्फ रशिया ने लिया, बाकी सारे काम इन्होंने खुद ही किए हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो हो नहीं सकती थी। अब बात को समझे, गहराई तक जाए कि ये वो चीज़ें थी, कहीं एक्सपीरियंस वाले बंदे से आपको सीखना ज़रूरी है। कमाल हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने 2-3 जो प्रोजेक्ट थे, गगनयान था, चंद्रयान 3 था, तो उस प्रोजेक्ट की अलग अलग डिटेल वीडियोस भी हमने देखी हैं कि अभी इन्होंने अब ये चीज़ें बन चुकी हैं और मज़ीद इस पे ये काम। आदित्य की मैंने नहीं देखी इतनी ज़्यादा, एक आध वीडियो देखी थी, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। हाँ भाई, आदित्य। हाँ, अच्छा, तो सब सारे जो प्लैनेट हैं सब पे ही तैयार। आदित्य में तो ये है ना कि सूरज क्या, हाँ सही कह रहे हैं, वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिसमें वीनस पर जाएंगे, वो भी किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन। बिल्कुल ऐसे ही जापान के साथ भी है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। और शुरू दिन से ही इसरो की जो पॉलिसी है वो मेरे दिल को छू गई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आपने बोला भी था ड्यूरिंग द वीडियो कि सिर्फ और सिर्फ बजट का फंडा है, नहीं तो इसरो में टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है इसरो में, या बल्कि इतने कम बजट में भी, क्योंकि 20 टाइम्स इसरो का बजट कम है नासा से। अगर ये बजट उनके पास होता तो वो बहुत कुछ कर पाते और आगे से आगे जा पाते। तो मुझे सारा फंडा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों का, कि कम से कम खर्च करते हैं वो और प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सब में फेलियर हो जाते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। जैसे चंद्रयान 2 के हवाले से आपने देखा था कि थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पीछे हट गए। चंद्रयान 3 करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है जिस बजट में इसरो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जो इसकी इस वीडियो में कोई भी डिटेल नहीं थी, ये अंदर की बात होगी, बहुत सारे काम नासा इनसे करवाते होंगे। सही, बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे नासा ने खुद करने, तो कुछ छोटे मोटे काम जो है ना, अच्छे खासे काम इसरो को ही दे दिए कि आप हमें यही बना के देते रहो, आप इसको। अब वो उधर आ जाता होगा, फिर वो उस चीज़ से जुड़ता होगा, फिर उनके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से इसरो का बजट है, जिस तरह से यहाँ पे एफिशिएंसी, लोग हैं, जिस तरह से इनके पास प्रॉपर एक सिस्टम है, तो किसी ज़माने में खंडर जैसी बिल्डिंगों को उन्होंने सैटेलाइट से, बाथरूम, टॉयलेट बताएं, मतलब किसी ज़माने में, और आज कहाँ है। तो ये इसरो को अगर केस स्टडी के तौर पे देखा जाए तो इसरो एक मोटिवेशन है हमारे लिए, एक प्रॉपर केस आज कहाँ है और कहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल मोटिवेट कर सकता है इंसान बहुत बिल्कुल। इसको उस पर्पस से अगर देखा जाए जो हम दूसरे चैनल पे करेंगे भी सही कभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।